हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 7 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज के थर्ड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज फोर्थ फेज की पूरी तरह से एग्जाम यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। बस एक दिन का एग्जाम और बचा हुआ है जो कि फिफ्थ फेज का है 11 अक्टूबर के दिन, और इस दिन पूरा का पूरा आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम आपका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे पेपर की डिफिकल्टी लेवल सभी छात्रों द्वारा यहाँ पे मॉडरेट ही बताए जा रहे हैं। देखिए, आज के तीनों शिफ्ट में पेपर मॉडरेट आए हैं और कैलकुलेटिव बहुत अच्छा खासा आ गया था। यहाँ पे टाइम का दिक्कत हुआ है और थर्ड शिफ्ट में भी ऐसे आए हैं जो क्वेश्चन आपके जीके और साइंस वाले पूछे गए। करंट अफेयर तो जो 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो काफी अलग ही पूछे गए हैं। यहाँ पे बनने लायक प्रश्न थे ही नहीं, कुछ कुछ सवाल को छोड़कर। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो साइंस के पोर्शन है वो लेंदी लेंदी प्रश्न ज्यादा दिए गए, उसके जो ऑप्शन दिए गए वो कंफ्यूजन वाले ज्यादा दिए गए, जिसमें समय अच्छा खासा लग जा रहा था। न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, फिजिक्स से ज्यादा आया है, केमिस्ट्री से थोड़ा सा कम और बायोलॉजी से सबसे कम देखने को मिले हैं। इसके बाद रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एज इट इज वही 6 से 7 क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, और जिनका प्रैक्टिस अच्छा खासा है वो तो सोल्व कर ले रहे हैं, लेकिन जिनका प्रैक्टिस ठीक ठाक नहीं है उनको यहाँ पे दिक्कत आ रही है समझने में और यहाँ पे टाइम ज्यादा ले ले रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो देखिए, मैथमेटिक्स लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट बताई जा रही है, थोड़ा सा लेंदी, बाकी सवाल करने लायक दिए गए थे। अगर अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, आज के जो अटेम्प्ट रहे थर्ड शिफ्ट के, यहाँ पे एक छात्र के अटेम्प्ट 70 रहे, एक छात्र के 75 अटेम्प्ट रहे, एक के यहाँ पे 78 अटेम्प्ट रहे, दो और छात्र हैं जिनके यहाँ पे 64 और एक के 66 अटेम्प्ट रहे जिनसे मैंने रिव्यू लिए। अटेंडेंस बहुत कम ही बता जा रही है थर्ड शिफ्ट में। यहाँ पे एक जगह पे 30% के आसपास, एक जगह पे यहाँ पे 25% के आसपास और एक जगह पे 40% के आसपास बताया जा रहे हैं लैब में। बाकी इसी 35 से 40% के आसपास आज के लास्ट शिफ्ट में बताया जा रहा है जो कि फोर्थ फेज का एग्जाम चला है। तो आइए आज के थर्ड शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के थर्ड शिफ्ट में एक सवाल आया था आपके करंट अफेयर 2022 से। सौरभ घोषाल, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कि कांस्य पदक जीता, आखिर वो किस खेल से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्क्वैश। तो ये बिल्कुल नया वाला सवाल पूछा गया है करंट अफेयर का। एक देखिए सवाल आया है, दहेज प्रथा अपराध के बारे में किस एक्ट में बताया गया है? यानी एक्ट पूछ ली गई थी दहेज प्रथा वाली, तो जो महिला के साथ दुर्व्यवहार और ये सब किया जाता है, इसके ऊपर यहाँ पे सवाल आया है एक्ट का। तो एक्ट के बारे में जो ऑप्शन है दोस्तों मेरे पास आए नहीं है, छात्र को याद नहीं थे, तो जिनको पता होगा आज पेपर देखे हैं जरूर बता दीजिएगा, और जिनको इसका करेक्ट आंसर भी पता होगा कि कौन सा एक्ट लगता है इसके बारे में भी बता दीजिएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 के अंतर्गत कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है? तो टोटल 22 भाषा है जिनको यहाँ पे दर्जा दिया गया है। तो शेड्यूल 8 में 22 भाषा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 में क्या है? अब देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताए गए हैं। एक देखिए प्रश्न आया कि कौन सा ऋण सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? अब यहाँ पे 4 ऋण दिए गए होंगे, यहाँ पे जो कर होते हैं, टैक्स होते हैं, उसके बारे में दिया गया होगा, और उसमें से एक ऐसा होगा जो कि सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना था, बाकी ऑप्शन छात्र को याद नहीं। एक देखिए प्रश्न पूछा जो कि रिपीटेड है, लिटमस पेपर किससे बना होता है? तो लाइकेन का बना होता है। एक क्वेश्चन आया है कि अगर एसिड रेन का पीएच वैल्यू 5.6 है, यानी कि अम्लीय वर्षा जो होती है उसका 5.6 है पीएच, अगर यह नदी में मिल जाए तो क्या होगा? तो नदी का जो पानी होगा वो भी अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि ये तो एसिड रेन 5.6 अम्लीय ऑटोमेटिकली है, और यहाँ पे अगर नदी में मिलेगा जो जिसकी बहाव होती है नदी वाली की, तो उसमें तो अम्लीय ही इसको बना देगा, तो ये इसका आंसर होता है एसिडिक बना देगा। एक देखिए सवाल पूछा था कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर बेस्ड है? ये तो दोस्तों बहुत बार पूछा है, आज के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है और थर्ड शिफ्ट में भी सेम टू सेम सवाल। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड था? तो एटॉमिक मास पे, परमाणु द्रव्यमान पर। एक देखिए प्रश्न आया कि मेंडल के आनुवांशिकी जो मटर एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे दे दिए गए थे। तो मेंडल वाला आज भी पूछा था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा है। एक देखिए आया है कि कौन सा एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया था? अब देखिए दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल के सेम टू सेम ये सवाल आए थे और आज भी ये पूछा गया है। तो कौन से अधिनियम के तहत यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, यानी शासन करने लगे थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। एक देखिए प्रश्न आया है, C3H8 था और C5H12 था, बोला गया कि इसमें एटॉमिक मास का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि अनुभार का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? तो देखिए इसको निकालने वाली बात थी, जैसे कि कार्बन का भार कितना होता है? 12 होता है अनुभार, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। अब 3 कार्बन है तो यहाँ पे 12 या 36 और प्लस 8 हाइड्रोजन है तो 8, तो 8 6 14, यानी कि टोटल 44 इसका निकल के आ गया।
अनुभार। अब C5H12 का देखेंगे तो 5 यहाँ पे कार्बन है तो 12 पचे 60, ठीक, और प्लस 12 हाइड्रोजन है तो एक ही होता है इसका मास नंबर, तो यहाँ पे 12 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ये दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 72 माइनस 44, तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे 2, यानी टोटल 28 डिफरेंस निकल के आ गई इसके एटॉमिक मास का। तो 28 यहाँ पे आ जाता है इसका आंसर। तो देखिए ये भी नया तरह का सवाल पूछा है, हालांकि सिंपल यहाँ पे निकाल लेना था इसमें भी। एक देखिए प्रश्न आया है कि अगर लेंस का पावर -6.5 डायोप्टर दिया गया है तो फोकल लेंथ उसकी कितनी होगी। तो ये भी सिंपल सा सवाल है, आज के सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा आया था और अभी भी पूछा गया है। तो फोकल लेंथ पूछा है तो फोकल लेंथ बराबर होता है 1 बटा पावर, तो 1 बटा आ जाएगा -6.5, और इसको हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे 10 ले लिए तो नीचे 65 हो गया, और इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई, तो 13 पचे 65 और 2 पचे 10, तो ये कितना आ गया, 200 बटा 13 इतना। तो ये 13 एकम 13 और ये आ गया 13 पचे 65, 13 एकम 13, तो ये कितना आ गया 7, तो 15 पॉइंट समथिंग यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी कि जो फोकल लेंथ निकल के आ गई -15 पॉइंट समथिंग के आसपास सेंटीमीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगी। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोस्तों कुछ दिन पहले ये सवाल पूछा गया था कि जो यहाँ पे फेस्टिवल वाली लाइट होती है, सजावटी लाइट, वो कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में, और इसको उल्टा करके पूछ दिया कि श्रेणी क्रम में किसको जोड़ते हैं, घर वाले बल्ब को, जो बिजली वाले बल्ब लगाते हैं उसको, या फिर सजावटी लाइट को, तो सजावटी लाइट को। एक देखिए प्रश्न आया है, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, ये तीनों दिया था और पूछा कि डोमेनियर का जो त्रिक नियम है, ट्राइड्स है, इसके अनुसार कौन सा सही है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका और इसका जो मास का जो एवरेज निकालेंगे तो इसका यहाँ पे आ जाएगा, तो क्लोरीन, बीच में ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये सवाल था। तो पहला था कि एक उत्पाद बनता है, दूसरा था कि कम अभिक्रियाशील वाला एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, और तीसरा था कि ज्यादा अभिक्रियाशील वाला डिस्प्लेस कर देगा, यानी ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बिल्कुल सही है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वही डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। एक सवाल देखिए आया है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में कौन आता है। अब देखिए जो 4 तरह की एनर्जी लेवल है, जैसे कि फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर, जो यहाँ पे खाना बनाते हैं सनलाइट का उपयोग करके, जैसे ऑटोट्रॉप्स हो गए, स्वपोषी जैसे कि पौधे हो गए वो सब। इसके बाद हर्बीवोरस आते हैं, जो यहाँ पे इसको खा लेते हैं, जैसे हिरन हो गया, इसके बाद बकरी हो गया, ये सब। इसके बाद इसको खा लेते हैं कार्निवोरस, जैसे कि आपके बाघ, शेर, ये सब हो गए। फिर ये सभी जो मरते हैं इसका अपघटन करता है, जो कि फोर्थ वाला हो गया। तो इसमें पूछा था कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी उत्पादक बोलते हैं, या फिर ऑटोट्रॉप्स, या फिर स्वपोषी बोलते हैं, यानी खुद से ही खाना बनाते हैं लोग। एक देखिए प्रश्न पूछा है एचआईवी एड्स, ये तो दोस्तों ये लोग लगातार ही सवाल इससे पूछ रहे हैं, फिर से पूछा गया है कि एचआईवी एड्स किससे नहीं फैलता है। तो एक था कि यौन संबंध बनाने से, तो इससे तो फैल जाएगा। इंजेक्शन का रीयूज से फैलता है, तो इंजेक्शन का रीयूज करेंगे, बार बार जो संक्रमित व्यक्ति है उसका ब्लड लेंगे और इस तरह से, तो ये भी इससे भी हो जाएगा। बाकी और 2 ऑप्शन थे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सही लगाना था, इसमें कोई हार्ड वाला बात नहीं है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, बच्चों को गाजर खिलाने पर कौन सा प्रॉब्लम दूर होती है। तो देखिए यहाँ पे गाजर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, तो किस में मदद करेगा, तो ये रतौंधी में मदद करेगा, नाइट ब्लाइंडनेस में ये मदद करेगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस जून 2022 तक कौन बनाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन तो मेरे पास आए नहीं है, और 2022 में बात करें तो दो यहाँ पे चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, एक तो थोड़ा मार्च अप्रैल के आसपास बनाए गए हैं, और एक लेटेस्ट सितंबर में भी बनाए गए हैं हाल फिलहाल ही। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या ऑप्शन थे, उसके अकॉर्डिंग सही करना था। तो ये भी आज सवाल करंट अफेयर वाला लेटेस्ट आया है। एक देखिए आया है कि मनुष्य में पिग का हार्ट किस देश ने पहली बार ट्रांसप्लांट किया। तो ये तो फेमस न्यूज है, जो कि यहाँ पे यूएसए का साइंटिस्ट है, उनके द्वारा किसी व्यक्ति में पिग का हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था, और वो ज्यादा दिन तक जिए भी नहीं, वो उनकी डेथ हो गई है। तो ये एक प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। एक देखिए प्रश्न आया कि कोई वस्तु अगर फोकस पर रखी है तो आखिर उसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, यह सवाल था। तो कोई भी पोल और फोकस के बीच में है, और यहाँ पे दूरी जो है फोकस के दूरी पर है रखा हुआ, तो ये कहाँ पे बनेगा, तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा। तो फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा,
इमेज। एक प्रश्न आया, देखिए अगर वोल्टेज 20 वोल्ट है और करंट 2 एम्पीयर है तो आखिर पावर कितना होगा, कितना वाट। देखिए डेटा हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन दोस्तों यही सवाल पूछा था, पावर निकालना था, वोल्टेज और करंट दिया था, तो पावर बराबर होता है V गुना I। तो बस लगा देना था जो डेटा दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि इस अकॉर्डिंग 40 वाट यहाँ पे निकल के आ जाती है आंसर, और बाकी जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाता। एक देखिए प्रश्न आया है कि इनमें से जाइलम का काम क्या नहीं है। 4 बड़े-बड़े ऑप्शन थे, उसमें से एक आपको सही चूज़ करना था। तो ये भी जो है सिंपल सा ही सवाल है, लगातार जाइलम और फ्लोएम से सवाल पूछ ही रहे थे। एक सवाल देखिए आया है, फेफड़ा में कुपिका जो एल्वियोलाई होता है उसका काम क्या होता है। तो जो कुपिका होता है उसका काम क्या है, जो रक्त होता है और जो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है तो उसको आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि हवा जो होती है और रक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने के लिए वो हेल्पफुल करता है। कौन, कुपिका या फिर एल्वियोली, एल्वियोली। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा है, मध्य प्रदेश का बाउंड्री किस राज्य से नहीं टच करता है। अब देखिए इसमें एक बिहार भी था, तो बिहार से डायरेक्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो बाउंड्री है वो टच नहीं करेगा, तो ये इसका आंसर। एक प्रश्न आया है कि असम में बाघ के लिए फेमस टाइगर रिजर्व कौन सा है। अब देखिए दोस्तों ये बहुत उलझाने वाला सवाल था, और कई सारे छात्र जिन जिन से मैंने रिव्यू लिया है सभी काजीरंगा लगा के आ गए हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि असम का बाघ अभ्यारण्य पूछा था, बाघ टाइगर रिजर्व पूछा था, ना कि वन हॉर्न राइनोसेरस, क्योंकि एक सिंग वाला गैंडा है वो फेमस है काजीरंगा में। तो यहाँ पे ऑप्शन जरूर दिया गया होगा मानस या फिर नामेरी, ये दोनों ऐसा है जो कि बाघ रिजर्व है असम का, तो मानस होगा या फिर नामेरी होगा, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा ये सही आपका हो जाएगा। काजीरंगा जो लगा के है इसमें बिल्कुल उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइगर वाला पूछा था। एक देखिए प्रश्न है कि उत्तर भारत से कौन सी नदी निकलती है। अब इसमें तीन तीन नदी था, उसका यहाँ पे इस तरह से करके बताया गया था, तो जो जिनको पता होगा उस तरह से यहाँ पे सही लगा लेंगे कि कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है सही सही वाला, तीन नदी जो कि उत्तर भारत से निकलती है। तो ये सवाल आज मिले हैं आज के थर्ड शिफ्ट में, और आज फोर्थ फेज का पेपर दोस्तों पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मात्र फिफ्थ फेज का एग्जाम बचा हुआ है, जो कि एक दिन का एग्जाम है 11 अक्टूबर को, उसके बाद पूरी तरह से ग्रुप डी समाप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।